हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। एविडेंस एक्ट अपने आप में भी काफी एग्जॉस्टिव है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जितना से ज्यादा हम फायदा दे सकें वो देने की कोशिश तो हम करेंगे। कोर्स काफी बड़ा भी है। क्या प्रोविजन है, मुझे सिर्फ प्रोविजन नहीं पढ़ाना है, मुझे उसका एप्लीकेशन पढ़ाना है। उसके साथ साथ उसका जो इलस्ट्रेशन है उसके द्वारा आप लोगों को समझाना है। ओके, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सेक्शन 8 की जानकारी दी थी। उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि सेक्शन 8 में मोटिव है, प्रिपरेशन है और कंडक्ट है। ये तीन चीजें हैं, लेकिन इन तीनों चीजों को मैं यहाँ स्पष्ट कर दूंगा। तीनों चीजें जो है वो कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, और ये सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कोरोबोरेट करना पड़ता है। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को कोरोबोरेट करना पड़ता है। यदि वह कोरोबोरेट हो जाता है तब फिर यह एविडेंस जो है वह सब्सटेंशियल एविडेंस का रूप ले लेता है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। वो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को अभी समझाने की कोशिश करूंगा। तो मोटिव के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देकर भी आप लोगों को मैंने मोटिव्स को समझाया था। मोटिव जो है तो वह कहाँ पर फिट इन करता है। इसमें अब मैं एक और एग्जाम्पल मोटिव का देता हूं, तो जिससे कि आपको सीक्वेंस में आने में मदद मिले। और यह फिर मैं अपने ही केस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यह राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, जो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस केस में मैं बहस कर रहा था उसकी मैं चर्चा करूंगा। यह यहाँ पर मोटिव क्या था और मोटिव से कैसे स्टैब्लिश होता है। अब इस केस को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जिससे कि आप लोगों को मोटिव क्लियर हो जाएगा और कैसे केस को जीता जाता है यह भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ पटेदार थे, जिसमें कुछ चचेरा भाई है, कुछ और भी के सेकंड कजिन है, थर्ड कजिन है। उन लोगों ने अपने किसी भाई को, जो राजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, राजपाल और उसके तीन भाइयों को इम्प्लीकेट कर दिया एक मर्डर केस में। ठीक है ना, मर्डर केस में इम्प्लीकेट कर दिया। आई विटनेस को दिखलाया गया, लेकिन आई विटनेस जो था वह वहां पर जाकर जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट बहुत टैली नहीं कर रहा था, और उसने कुछ तो हॉस्टाइल भी हो गए, कुछ हॉस्टाइल भी हो गए। दूसरी चीज है कि यहाँ पर पूरे केस के दौरान और पूरे केस में कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा था। इस पर ऑफ द मोमेंट में जितने प्लान तरीके से हत्या की गई, इस पर ऑफ द मोमेंट में प्लान तरीके से हत्या नहीं हो सकती है। यदि कोई बहुत रेज में आकर कोई हत्या करता है, बहुत आउटरेज में आकर हत्या करता है, इस पर ऑफ द मोमेंट में आकर हत्या करता है, तो बहुत प्लान्ड हत्या नहीं हो सकती है। यदि प्लान्ड हत्या हुई है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मोटिव होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आपस में लड़ाई हो रहा है दो लोगों के बीच में, और गुस्से में आकर किसी ने बगल से कुछ डंडा उठाया, कुछ पत्थर उठाया, माथे पर मारा और उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर प्लान्ड हत्या नहीं है। लेकिन यदि कोई प्लान्ड हत्या है तब उसके पीछे कुछ मोटिव होगा। जो आउट ऑफ द रेज किया गया है, जो आउट ऑफ द फीट ऑफ द रेज किया गया है, तो वहां पर कोई मोटिव नहीं हो सकता है। गुस्सा आया, उसने गुस्से में उसको पत्थर चला दिया, कुछ बगल में कुछ सामान था, हथियार था, उठाकर मार दिया, तो उसमें कुछ मोटिव नहीं हो सकता। लेकिन जहां पर प्लान होगा वहां मोटिव होगा। अब यहाँ पर प्लान कर कर हत्या की गई, लेकिन इसको दिखाया गया कि गुस्से में अपोजिट पार्टी ने हत्या की। अब यहाँ पर गवाह तो था नहीं, दूसरी चीज कोई कारण नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, बल्कि मैंने यह दिखलाने की कोशिश की जो अपोजिट पार्टी है, मतलब जो इन्फॉर्मेंट है, उसका कुछ मोटिव है। जो इन्फॉर्मेंट है उसका कुछ मोटिव है। अब उसका मोटिव क्या है? जिसकी हत्या हुई वे लोग 4 भाई थे, और जो 4 भाई थे उसमें से वह व्यक्ति जिसकी हत्या हुई वह अविवाहित, 45 ईयर्स उसकी उम्र हो चुकी थी, नेचुरली अविवाहित था, तो वह किसी और के साथ रह रहा था। और जो रह रहा था उसके साथ उसने क्या किया, जैसा कि कहना है उन लोगों का कि वो 2 एकड़ जमीन उसके नाम से थी, जो हिस्से में मिली थी 2 एकड़ जमीन, और 2 एकड़ जमीन जो थी वो 2 एकड़ जमीन को उसने लिख दिया था अपने एक और भाई के नाम से। 4 भाइयों में एक भाई के नाम से उसने उस जमीन को लिख दिया था, जैसा कि जो स्टेटमेंट आया और जो मैंने वहां पर रेज किया क्वेश्चन में। और वह उसका उन लोगों ने म्यूटेशन करवा लिया, और बाद में इसकी हत्या हो गई
उसी के घर के बाहर जब वो खड़ा था तो वहाँ कहा गया कि सामने में जो लोग रहते हैं, जो लोग पटेदार हैं उसके, उन लोगों ने गोली मारी। अब यहाँ कुछ मोटिव नज़र नहीं आ रहा था, एविडेंस कुछ बहुत कोई ख़ास है नहीं। जो कारतूस मिले हैं, जो खोखा मिला है, वो भी बहुत मैच नहीं कर रहा था। साथ ही साथ सेक्शन 27 के तहत जो मटेरियल डिस्कवरी हुई है, और डिस्कवरी में कोई आई विटनेस था नहीं। तो यहाँ पर मोटिव के आधार पर और सेक्शन 27 को मैंने रिवर्ट करते हुए पूरा बहस किया था, इसमें कि दूसरे पक्ष की मोटिव को मैंने सिद्ध कर दिया कि उन लोगों ने जमीन को उससे लिखवा लिया था और बाद में चूंकि वह जमीन को रिवर्ट कराना चाह रहा था, इसलिए उसकी हत्या हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मोटिव जो था वह बहुत स्पष्ट था, लेकिन मोटिव किसका था? मोटिव एक्यूज पर्सन का नहीं था, बल्कि मोटिव इन्फॉर्मेंट का था। लेकिन जब आपको किसी को रिहा कराना हो, किसी का बचाव करना हो, तो अपोजिट पार्टी की कमजोरियों को ढूंढना होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आप बहुत अच्छे लॉयर वह नहीं होता है जो बहुत जानकार होता है, बल्कि अच्छा लॉयर वह होता है जो उसकी कमियों को ढूंढ कर निकालता है। अब यहाँ पर मैंने जब इन्फॉर्मेंट की कमियों को ढूंढ कर निकाला, तो ऑटोमेटिकली केस जो था वह क्या होगा? वो पलट जाएगा। यह नहीं कह सकता कि उसके ऊपर हत्या का केस चलने लगेगा, लेकिन मेरे जो क्लाइंट थे वह तो रिहा हो गए, मेरा जो क्लाइंट था वह तो रिहा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ढंग से चीजों को सिद्ध करना होता है, और सिद्ध करने के क्रम में यदि मोटिव सिद्ध हो जाता है और सारे जो एविडेंसेस हैं उसको कोरोबोरेट करा दिया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोरोबोरेशन का मतलब नेगेटिव कोरोबोरेशन से मैं कह रहा हूँ। जब यदि हत्या का पॉजिटिव कोरोबोरेशन होता, जो हत्या का आरोप जिसके ऊपर लगाया गया है उसके खिलाफ में यदि सारा कोरोबोरेशन होता, तो यहाँ पर पॉजिटिव कोरोबोरेशन होता है ये मोटिव को डिफाइन करते हुए। ये मोटिव मैंने दूसरी तरफ की तरफ टर्न कर दिया, तो यहाँ पर अब नेगेटिव कोरोबोरेशन है, ये किसके तरफ से? ये हमारे एक्यूज के तरफ से। ठीक है ना, क्योंकि एक्यूज के ऊपर ये आरोप चूंकि लगाए जाते हैं, कंप्लेनेंट या फिर इंफॉर्मेंट के ऊपर तो आरोप लगाए नहीं जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव कोरोबोरेशन, और नेगेटिव कोरोबोरेशन के द्वारा मैंने इस केस को लड़ने की कोशिश की। तो यह तो हुआ मोटिव। अब जब कोई मोटिव होता है तो मोटिव को पूरा करने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। तो दूसरी जो चीज है वह है प्रिपरेशन। ठीक है ना, दूसरी जो चीज है वह है प्रिपरेशन। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था अपने पिछले कुछ क्लास में कि एक व्यक्ति को जहर देकर मार दिया गया, और उस व्यक्ति का जो परिस्थिति थी, जो स्टेट था उसका, उसके बारे में उसको पता था कि वह व्यक्ति बीमार रहता है, उसको दवा दी जाती है, और किस समय कौन दवा देता है। उस समय दवा की जगह पर वहां पर जहर को रख दिया गया, पॉइजन को रख दिया गया। तो यहाँ पर यह तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चल गया कि पॉइजन दिया गया था, लेकिन उसको तो दवा दिया जा रहा था, तो पॉइजन कैसे दिया गया? तब स्थिति में जब पता किया गया तो पता किया गया था कि पॉइजन, दवा की शीशी तो पड़ी हुई है और वहां पॉइजन की शीशी को उसके बदले रख दिया गया था। तो एक्चुअली कौन आदमी करेगा? जो वहां गया होगा, जो जानता होगा कि किस समय क्या दवा पड़ता है। इसके आधार पर उस व्यक्ति के ऊपर शक की सुई गई, और जब शक की सुई उस व्यक्ति के ऊपर गई तो अब यह पता करने की कोशिश की गई कि यह जहर की शीशी आई कहाँ से। तो वह उसके लिए वो प्रिपरेशन किया हो। तो अब जो शायद जहर की शीशी थी वो पता करना शुरू किया गया कि कौन सा दुकान है जो इस पर्टिकुलर पॉइजन को बेचता है। तो सबसे पहले पॉइंट आउट कहाँ किया गया? उस पर्टिकुलर दुकान को। ठीक है ना, पर्टिकुलर शॉप को, या फिर मेडिकल शॉप या जो भी शॉप हो, पर्टिकुलर उस शॉप को, कि जहां पर यह दवा, यहाँ पर जो है पॉइजन, कहीं कहीं दवा होता है, कहीं कहीं पर वह पॉइजन हो जाता है, यह पॉइजन की बिक्री कहाँ पर होती है। और वहां पर जब तक पहुंच जाया गया तब यह पता किया गया कि उस डेट में यह पॉइजन बिका है या नहीं बिका है, और बिका है तो किसने लिया है, क्योंकि रसीद तो बाकायदा कटता है। उसके आधार पर यह पता कर लिया गया कि किसने इसको लिया है। अब दूसरी चीज यह थी कि वह व्यक्ति यहाँ से भी नोन है, उसने वहां पर से पॉइजन खरीदा है। इसके आधार पर इसको स्टैब्लिश कर लिया गया कि उससे जिस व्यक्ति ने वहां परचेज किया है वो इस घर में आता जाता था, उसको सारी परिस्थितियां जो थी वह पता थी, इसीलिए इसने ही इसको पॉइजन किया है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रिपरेशन है, पहले तो मोटिव अपने आप में सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, ठीक है, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। उसी ढंग से प्रिपरेशन भी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है, बल्कि वह भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। लेकिन जब यह प्रूव हो जाता है कि वह उसने परचेज किया और सब लिंक स्थापित हो जाता है, तो मोटिव भी स्थापित हो जाता है। मान लीजिए कि उसके मरने से इस व्यक्ति को फायदा है और यह बात यदि पता चल जाती है, तब ऐसी स्थिति में हम जो प्रिपरेशन है उसको भी स्थापित कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसको वो एक्सीडेंट दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि उसे 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मिलना था। अब यहाँ मोटिव क्लियर है। अब प्रिपरेशन उसने कैसे किया, एक्सीडेंट उसने कैसे दिखाया? जैसे मान लीजिए कार एक्सीडेंट दिखा दिया, उसका ब्रेक फेल कराया होगा उसने, तो वह जो है कार को उस जैसे जगह पर लेकर गया होगा जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, और ऐसा एक्सीडेंट कराया होगा जहाँ पर वह यदि साथ में है तो खुद बच जाए, या फिर साथ में नहीं है, पत्नी गाड़ी चलाकर गई है और ब्रेक को फेल करा दिया गया है तो उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो इन सारी चीजों को प्रिपरेशन हम कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की चाकू से हत्या की गई है तो चाकू कहीं से तो परचेज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वह प्रिपरेशन है, वह एविडेंस का पार्ट है, लेकिन ये सारा जो है वह सर्कमस्टांशियल एविडेंस का पार्ट है। लेकिन अब यहाँ प्रिपरेशन को सब्सटेंशियल एविडेंस हम क्यों नहीं मानते हैं, इस बात को भी आपको जानना है, क्योंकि प्रिपरेशन तो प्रूफ हो चुका, लेकिन क्यों नहीं मानते हैं या आप लोग जान लीजिएगा तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब क्या है, सपोज करिए कि ए की बी और सी से दुश्मनी है और बी और सी दोनों उसको मारना चाहते हैं। अब बी ने भी जाकर चाकू खरीदा उसको मारने के लिए और सी ने भी चाकू खरीदा, दोनों ने चाकू खरीदा। तो अब दोनों ने जब चाकू खरीदा तो उसमें से बी जो था उसको यह मौका मिल गया। अब इसको यह नहीं पता है, न बी को पता है कि सी मारना चाहता है को, न सी को पता है कि बी मारना चाहता है। ये दोनों तो गुस्से में है, किसी कारण से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। तो वहां पर बी को मौका मिला और उसने जाकर उसे चाकू मार दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अब यह तो पता चल गया कि चाकू से मृत्यु हुई है उसकी। अब चाकू कहाँ से लिया गया, कैसे तैयारी की गई, इसको फाइंड आउट करना शुरू किया। तो फाइंड आउट करने में पता चला कि बी और सी दोनों ने चाकू खरीदा है इसी ढंग का, और बी और सी दोनों की दुश्मनी है, ऐसे दोनों इसे मारना चाहते हैं। लेकिन यहां तो मारा बी ने। यदि सिर्फ प्रिपरेशन के आधार पर हम यदि किसी व्यक्ति को कल्प्रिट ठहरा दे, दोषी मान ले और सजा कर दे, तब ऐसी स्थिति में बी और सी दोनों तो सजा के हकदार हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मोटिव अपने आप में सिर्फ क्राइम नहीं है, उसी ढंग से प्रिपरेशन अपने आप में क्राइम नहीं है। लेकिन प्रिपरेशन के फल स्वरूप यदि कोई घटना घट जाती है तो वह क्राइम है। तो वहां पर क्राइम तो बी ने किया। यदि हम प्रिपरेशन को ही सिर्फ मान लें सब्सटेंशियल एविडेंस, तब तो दोनों को सजा हो जाएगी। तो यह तैयारी दोनों ने की, लेकिन घटना का को अंजाम कौन दे दिया? बी ने दे दिया। तो बी यहाँ पर दोषी है और यहाँ पर उसका जो मोटिव था वह मोटिव के साथ उसको प्रिपरेशन को अटैच कर दिया जाएगा। किसी को मारने की तैयारी काफी लोग कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन मारा किसी एक व्यक्ति ने, तो दोषी तो वही व्यक्ति होगा, क्योंकि प्रिपरेशन अपने आप में तो क्राइम होता नहीं है। प्रिपरेशन जो है वो अपने आप में क्राइम नहीं होता है, जिस ढंग से मोटिव क्राइम नहीं होता है। अब उसी ढंग से तीसरी जो चीज है वह है कंडक्ट। थर्ड जो चीज है वह है कंडक्ट। कंडक्ट अब क्या है? कंडक्ट से मेरा मतलब यह नहीं है कि जो किसी की हत्या की गई है या किसी का रेप किया गया है, कहीं पर डकैती की गई है, यह फैक्ट इन इशू है। जो घटना घटी है वह फैक्ट इन इशू है, उसका कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब मैं मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की बात कर रहा हूं तो इस बात को आप जान लीजिए कि मेरा कोई लेना देना नहीं है फैक्ट इन इशू से। फैक्ट इन इशू एक अलग चीज है, वह तो एकदम जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है वह है, और वह घटना घटित हुई है।
ठीक है ना, वह तो सत्य है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब उसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस लाए जाते हैं, उसी में सेक्शन 8 में जो कहा गया है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। तो कंडक्ट जो है नेचुरली अब उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट इन इशू को, कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं कि जो कंडक्ट की बात आती है तो कंडक्ट का मतलब होता है जो घटना घट गई। जो घटना घट गई वह फैक्ट इन इशू है, और उसको प्रूव करने के लिए जो दूसरे लोगों के कंडक्ट को देखा जाता है वह जो क्या है, वह है आपका एविडेंस। अब कंडक्ट किसका? कंडक्ट उस व्यक्ति का जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, या फिर कंडक्ट उस व्यक्ति का जिसने आरोप लगाया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिससे उसके ही कंडक्ट को हम देखेंगे और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, तो उस व्यक्ति का जिसने आरोप लगाया उसके कंडक्ट को भी हमको देखना पड़ेगा। अभी हम क्या देखते हैं, हम वन वे ट्रैफिक, हम एक्यूज के कंडक्ट को देखने लगते हैं और उसको ही सिद्ध करने में लग जाते हैं, या फिर एक्यूज को बचाने के क्रम में हम लग जाते हैं। हमें देखना पड़ेगा कंडक्ट किसका भी, एक्यूज का भी कंडक्ट देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ विक्टिम या फिर इन्फॉर्मेंट का भी कंडक्ट देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को बता दूं, 498 डॉरी टॉर्चर का बहुत सारा केस फॉल्स केस होता है, और 2014 के पहले तक यह इसका आतंक था पूरी तरह से, लोगों के बीच में इसका दहशत था पूरी तरह कि 498 का केस हो गया तो लोग घर द्वार छोड़कर भाग खड़े होते थे। 2014 के बाद स्थितियां बदल गई और अब गिरफ्तारी नहीं होती है। अब यह कैसे हुआ है? क्या यह एक्यूज के कंडक्ट से हुआ या फिर वह विक्टिम के कंडक्ट से हुआ? यहाँ पर विक्टिम के कंडक्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। विक्टिम का कंडक्ट क्या था? विक्टिम का कंडक्ट था कि वह 498 को करने के बाद वह ब्लैकमेल करना शुरू कर दी, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाता, तो यह कंडक्ट था विक्टिम का। और तब उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में बहुत स्पष्ट किया गया कि 498 के केस में तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं होगी और विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है वो गिरफ्तारी नहीं होगी, विदाउट इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी नहीं होगी, और 41A का पहले नोटिस दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंडक्ट एक्यूज का नहीं बल्कि कंडक्ट विक्टिम का। इसी ढंग से बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि रेप का एलिगेशन लगा दिया जाता है, झूठा एलिगेशन लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए दो पट्टेदारों के बीच में लड़ाई हो गई, तो एक पट्टेदार के खिलाफ जो है अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014, अब एक और है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013, जिसमें कि 6 जो पॉइंट दिए गए हैं, 6 बिंदुओं को रखा गया है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि मैट्रिमोनियल जो डिस्प्यूट होगा उसमें इमीडिएटली एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा या फिर गिरफ्तारी इमीडिएटली नहीं होगी। यदि आप लोगों ने मेरा क्रिमिनल का क्लास किया है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का, तो मैं सारे जजमेंट की मैंने चर्चा की है उसमें, और शायद आप भी पुराने बैच के स्टूडेंट हैं तो पुराने वीडियो को देखिए, उसमें तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वहां पर देखा जाता है कंडक्ट दोनों व्यक्तियों का। तो 498 के केस में मैंने भी बताया था, तब उसके अलावा बहुत सारे रेप के केस हो रहे हैं, पट्टेदार के खिलाफ छोटी बच्ची से केस करवा दिया जाता है। और पॉक्सो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें कि सिर्फ विक्टिम का स्टेटमेंट ही काफी होता है, और उसमें तो सेक्सुअल पेनिट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है, छेड़छाड़ पर भी पॉक्सो एक्ट लग जाता है, ठीक है ना, पॉक्सो एक्ट लग जाता है। तो यहाँ पर जो है इन सारी चीजों के आधार पर अब कोर्ट जो है थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड अपना रहा है, लेकिन पॉक्सो एक्ट के केस में चूंकि बच्चियों के साथ इतनी हिंसा हो रही है, इसीलिए कोर्ट चाहकर भी बहुत लिबरल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, कोर्ट चाहकर भी बहुत लिबरल नहीं हो पाता है। अभी आप लोग देख ही रहे होंगे 31 तारीख की रात में दिल्ली में किस ढंग से घटनाएं घटी। यह सारी चीजें जो है वह कोर्ट का भी हाथ बांधे रहता है। लगातार टीवी पर आप देख रहे होंगे किस ढंग से जो सीजान का केस है वह हो रहा है, तुनिशा शर्मा का जो केस है वह सीजान के खिलाफ वह हो रहा है,
कल या कांडा वाला जो एरिया है वहां पर जो घसीट कर जो मार दिया गया, वो उसके बाद केस जो हो रहा है, और हर दिन पेपर में तो उस ढंग के केस आते रहते हैं। इसीलिए पॉक्सो के केस में कोर्ट कहीं कहीं पर तो लिबरल होती है, जहां पर पूरी तरह से एविडेंस जो है वह खिलाफ में जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर परिस्थितियां ऐसी है, सामाजिक ताना बाना ऐसा है, और हम लोगों की मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि कोर्ट चाहकर भी बहुत लिबरल नहीं हो पाता। ठीक है। अब यहाँ पर जब कंडक्ट की बात मैं कर रहा था, तो कंडक्ट में जो गिल्टी माइंड की बात यहाँ पर भी आती है, तो गिल्टी माइंड जो है वो गिल्टी कंडक्ट कराता है। जब कोई घटना घट जाती है, या कोई किसी व्यक्ति को मान लीजिए मार देता है, या कि कोई व्यक्ति किसी लड़की का रेप कर देता है, या फिर कहीं पर चोरी की वारदात कोई व्यक्ति कर देता है, तो ये गिल्टी माइंड है। अब जब गिल्टी माइंड है तो उसका कंडक्ट भी क्या होगा, गिल्टी होगा, और उसी में वह क्या होता है, उसको वो पकड़ा जाता है, और साथ ही साथ उसको तो सजा भी होती है। जैसे अब यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ कंडक्ट की, तो इसमें सिविल के केस में प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की बात आती है, दोनों के कंडक्ट को देखा जाता है, और सिविल के केस में तो इस कंडक्ट को बहुत ज्यादा देखा जाता है। जमीन का केस है, किसी को उलझा दिया गया, ठीक है, कहीं पर कुछ और किसी का पेपर है, दावेदारी कोई और कर रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, ए की जमीन है, बी ने बेच दिया सी को। अब सी जो है, अब ए की हत्या कर दी बी ने, सी गवाही दे रहा है कि नहीं उसने हत्या नहीं की, तो यहाँ पर क्या है, उसका फायदा है, वह बेनिफिशियरी है उसका। ठीक है, इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरेस्टेड विटनेस है वह, इसी चर्चा में कर चुका था। तो यहाँ पर अब जो है बी ने हत्या की है, और सी जो है वह इंडिपेंडेंट विटनेस है, रिलेटेड विटनेस है, या फिर इंटरेस्टेड विटनेस है। उन सारे के बिहेवियर को यहाँ पर देखा जाता है, कंडक्ट को देखा जाता है। तो कंडक्ट में क्या आया कि इलीगल रजिस्ट्री की गई थी, जमीन को ग्रैब किया गया था, और तब उसके आधार पर उसको बचाने के लिए गोली मार दी गई। तो यहाँ पर कंडक्ट को देखा जाता है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक्यूज के कंडक्ट को और इंज्योर्ड पर्सन के, विक्टिम के कंडक्ट को देखा जाता है। यहाँ पर जो मैंने भी आप लोगों को बतलाया था कि गिल्टी जो माइंड है, वह गिल्टी माइंड्स बिगट्स गिल्टी कंडक्ट, कि गिल्टी माइंड जो है वह गिल्टी कंडक्ट को जन्म देता है। और यहाँ पर घटना करने के पहले और घटना करने के बाद दोनों स्थिति में बिहेवियर जो है वह सस्पिशियस रहता है, या फिर गलत केस यदि करना हो तब भी बिहेवियर सस्पिशियस रहता है। तो यहाँ पर चूंकि यह गिल्टी माइंड है, इसीलिए यहाँ पर जो है वह बिहेवियर भी थोड़ा गिल्ट के साथ होगा, और वह थोड़ा सस्पिशियस होगा। तो कंडक्ट में जो चीजें हैं उसको हम कैसे देखते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। कि जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, तो अभी मैं विक्टिम के केस में बता रहा हूँ। तो मान लीजिए रेप की घटना घटी, और रेप की घटना घटी तो उसमें यह, तो रेप के केस में मान लीजिए मेडिकल एविडेंस जो है, वह मेडिकल एविडेंस कैसे आता है, जब मेडिकल रिपोर्ट आएगा। अब जो विक्टिम है, वह विक्टिम यदि यह कह देती है कि मुझे मेडिकल टेस्ट नहीं कराना है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ छिपा रही है, या फिर वो इम्प्लीकेट कर रही है। तो यहाँ विक्टिम का कंडक्ट सस्पिशियस है। यदि किसी के इमेज को टार्निश करने के लिए केस किया गया है और मेडिकल एविडेंस नहीं दिया जा रहा है, तो विक्टिम ही शक के घेरे में है। लेकिन चूंकि विक्टिम को तो हम सजा नहीं दे सकते, विक्टिम को तो सजा नहीं दे सकते, उसने तो केस किया ही है। तब ऐसी स्थिति में हम डिफेंस अपना लेते हैं, किसके लिए, जो डिफेंडेंट है, जो मेरा एक्यूज है उसके लिए, और मेरी कोशिश यह होगी, और हम सब की कोशिश यह होगी कि उसको इस ग्राउंड पर बचाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर कंडक्ट किसका, कंडक्ट है विक्टिम का। विक्टिम के कंडक्ट के आधार पर हमने बचाने की कोशिश की, और बचाने की बात भी करते हैं। अब दूसरा है, कोई घटना मान लीजिए घट गई, और घटना घटने के तुरंत बाद वह जिसके ऊपर आरोप लगाया है वह एब्सकॉन्ड कर गया, मतलब कि वह फरार हो गया, तो निश्चित रूप से शक की सुई उसके ऊपर जाएगी, शक की सुई उसके ऊपर जाएगी। तो शक की सुई जब उसके ऊपर जाएगी तो उसको अप्रहेंड किया जाएगा। उसका कंडक्ट जो था वैसा था, लेकिन जब उसको पकड़ कर लाया गया तो पता चला कि उससे तो कुछ अर्जेंसी आ गई थी, उसके किसी रिलेटिव का डेथ हो गया था उसी रात में,
जिसके चलते उसको बिना बताए जाना पड़ा, जिसको कि लोग एब्सकॉन्डर मान लिया कि वह भाग गया है, वह परिस्थिति से भाग खड़ा हुआ है। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो गिल्टी माइंड होता है वो अपने आप को बचाने के लिए गलत स्टेप लेता है और वह भाग खड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति डिफरेंट थी, तो इस आधार पर फिर हम यह नहीं कह सकते हैं कि वो कंडक्ट जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस है। ये भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, प्रूफ हो भी सकता है, प्रूफ नहीं भी हो सकता है, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बतलाया। और मैंने आप लोगों को एक केस की चर्चा की थी, याद करिए आप उस केस को, जिसमें मैंने कहा था कि एक महिला को लेकर कोई व्यक्ति गांव से चला गया और जब वह लौट कर आया, उससे पूछा गया कि उसकी माँ कहाँ है, तो कहा कि उसकी बहन क्या 7 दिनों के बाद लाश मिली। इन द मीन टाइम वह फरार हो गया, वह एब्सकॉन्ड कर गया और उसको 6 महीने तक एब्सकॉन्डर ही रहा। लेकिन उसके आधार पर फिर उसको सजा नहीं हुई, क्योंकि जब वो उसको लेकर गया था, लास्ट सीन टुगेदर पे मैंने आप लोग को एक साइट किया था एग्जाम्पल कि लास्ट सीन टुगेदर के आधार पर कैसे उसको गिल्टी ठहराया गया। लेकिन जब और वो फरार भी हो गया, तो ये दो चीजें थी, तो लास्ट सीन टुगेदर था, दूसरा फरार हो गया। लेकिन जब लास्ट सीन टुगेदर की बात थी और जब उसको जिस दिन लेकर गया उसके 4 दिनों के बाद उसकी हत्या हुई, और तब तक तो वह गांव में था और बाद में वह गांव से फरार हुआ जब पता चला कि उसकी हत्या हो गई। लेकिन उसे सजा नहीं हुई, क्योंकि लास्ट सीन टुगेदर जो था वह उसका आधार नहीं बना, क्योंकि वह उसमें प्रूफ था ही नहीं, कोरोबोरेटिव एविडेंस था ही नहीं। और फरारी को भी बहुत यह नहीं माना गया कि वो, चूंकि यह कहा गया कि डर से फरार हो गया होगा कि जब हत्या हो गई उसके साथ गई थी, इसलिए फरार हो गया होगा, इसलिए उसको सजा नहीं मिली और वह उससे बरी भी हुआ। अब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है जिसने चोरी की, और चोरी करने के बाद जो किसी व्यक्ति ने चोरी करते हुए उसे देख लिया, तो वह अपना जो चोरी का हिस्सा था, हॉक जिसको हम कहते हैं, चोरी का जो हिस्सा था, लूट का हिस्सा होता है तो वो उसको हम बूटी कहते हैं, लेकिन जो चोरी का हिस्सा होता है उसको हम हॉक कहते हैं। तो जो हॉक था उसको अब पूरा का पूरा देने को तैयार हो गया, या फिर पुलिस को देने को तैयार हो गया कि पूरा का पूरा ले लो भाई, हमको जाने दो। यहाँ पर वह शक के घेरे में इस तरह से आ जाता है। तो यह सारी चीजें जो है, जो कि आपको कंडक्ट में आती है। अब इसका वैल्यू क्या है, जो कंडक्ट है उसका जो वैल्यू क्या है। अब कंडक्ट को तो हम डायरेक्ट एविडेंस के रूप में कभी मानते ही नहीं है, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है, और ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जो है वो तभी सपोर्ट करता है जब उसको कोरोबोरेट किया जाए अदर एविडेंसेस के साथ। जब हम अदर एविडेंसेस के साथ इसको कोरोबोरेट करेंगे तभी यह सब्सटेंशियल बन पाएगा, अदरवाइज सब्सटेंशियल नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वह किस ढंग से आपको पुट करनी है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 8 आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट क्लियर हो चुका होगा। और मोटिव प्रिपरेशन और कंडक्ट तीनों यदि एक साथ मिल जाते हैं तो वह एक सब्सटेंशियल एविडेंस का रूप ले लेता है और सजा होना तब निश्चित हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो आज यहीं तक